मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर एस के तिवारी वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने इस वीडियो में आज मैं बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब अधिगम के लिए आकलन यूनिट 2 का फर्स्ट पॉइंट सीखने के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं क्रियात्मक पक्ष की अवधारणा के बारे में बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को आज के वीडियो से आप लोगों को अवश्य लाभ होगा। तो चलिए आज मैं सबसे पहले आप लोगों को सीखने के ज्ञानात्मक यानी उसी को कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष की अवधारणा को समझाते हैं। देखिए, कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन्स ऑफ लर्निंग, सबसे पहला जो सीखने का पक्ष है वो ज्ञानात्मक पक्ष है ना। तो ज्ञानात्मक पक्ष में जानते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष से अभिप्राय बालक की बौद्धिक योग्यताओं, क्षमताओं एवं कौशल आदि का विकास करना होता है, जिसके द्वारा वह किसी भी ज्ञान, तथ्य या सूचनाओं की जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत जो है 6 क्रियाएं आती हैं। उन क्रियाओं को हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहला है नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान। पठित विषय वस्तु, विचारों, तथ्यों, नियमों आदि का पुनः स्मरण कर याद रखना होता है। इसके अंतर्गत शब्दों का ज्ञान, वर्गीकरण, नामकरण, प्रभाषित करना, स्मरण करना और उससे संबंधित उदाहरणों का ज्ञान या पहचान करना इत्यादि होता है। दूसरी क्रिया होती है कंप्रीहेंशन यानी बोध, या जिसको हम अवबोध भी कहते हैं। इसका प्राय किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया या विषय वस्तु की समझ होना है, अर्थात किसी चीज़ का बोध होना है तथा अन्य से संबंध स्थापित करना है। बोध होने पर बालक उसका अर्थ समझकर अपने शब्दों में स्पष्ट कर सकता है या वर्णन कर सकता है या अनुवाद कर सकता है या उल्लेख कर सकता है। तीसरी है क्रिया एप्लीकेशन यानी जिसको कहते हैं प्रयोग। इसका प्राय सीखने एवं अनुभव किए गए ज्ञान को व्यवहारिक रूप में नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना है। इस है कि इस ज्ञान को हमने सीखा, समझा, वह कितना उपयोगी है, सही है कि नहीं इत्यादि वगैरह। इसके अंतर्गत बालक नियमों, सिद्धांतों, विधियों का उपयोग या प्रयोग कर अपनी समस्या का समाधान करना सीखता है। चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस। विश्लेषण का अर्थ किसी विषय वस्तु को उसके तत्वों में बांटना तथा संगठनात्मक संरचना को समझना होता है, अर्थात वह यह जानने का प्रयास करता है कि ज्ञान की कितनी उपयोगिता है, ज्ञान किस स्तर का है, यह ज्ञान समस्या समाधान में कितना उपयोगी है या कितना अनुपयोगी है, अन्य ज्ञान से कितना महत्वपूर्ण है इत्यादि वगैरह। इसकी वह तुलना करता है। पांचवा है सिंथेसिस माने संश्लेषण। इसके अंतर्गत बालक अपनी सूझबूझ व सृजनशीलता के विकास पर बल देता है, जिससे वह अमूर्त संबंधों के समूह का निर्माण कर सके, अर्थात उसमें रचनात्मक कार्यों की योग्यता का विकास हो सके, जिससे वह नए नियमों की खोज कर सके तथा अपने समस्या समाधान को अपने स्तर से कर सके। छठा है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। इसमें पाठ्य वस्तु के नियमों, सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध में आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात किसी सामग्री के मूल्य का निर्णय करना होता है। इसके अंतर्गत यह समझने का प्रयास किया जाता है कि प्राप्त ज्ञान विभिन्न परिस्थितियों में कितना उपयोगी रहा या कितना अनुपयोगी रहा, या कौन सा ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत बालक को जो विचार, वस्तु, व्यक्ति, ज्ञान लाभकारी लगते हैं उसे अच्छा समझता है, और जो विचार, वस्तु, व्यक्ति कम लाभकारी होता है उसका मूल्य कम लगाता है। इसके लिए बाह्य और आंतरिक साक्ष्यों का सहारा लेता है। अब हम चलते हैं कि सीखने के भावात्मक पक्ष से हमारा क्या अभिप्राय है। तो देखिए, सीखने के भावात्मक पक्ष से हमारा अभिप्राय बालकों के रुचियों, अभिवृत्तियों एवं भावों से होता है। इस पक्ष में मूल्य के प्रति जागरूक होने से लेकर मूल्यों के आत्मीकरण तक की प्रक्रिया होती है। रुचि किसी अनुभव में लगे रहने की मनोदशा है। अभिवृत्ति किसी वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करती है। इसका संबंध हृदय से होता है, अर्थात अधिगम का वह पक्ष जिसमें हृदय संबंधी क्रियाएं
जैसे अच्छे बुरे के बारे में निर्णय करना, पसंद या नापसंद, प्रशंसा तथा सामंजस्य का विकास आदि होता है। प्रिय अथवा अप्रिय का अध्ययन किया जाता है। इसमें भी इस पक्ष की भी जो मुख्य क्रियाएं हैं वो 6 क्रियाएं हैं। सबसे पहला है रिसीविंग, माने ग्रहण करना। इसका अर्थ छात्रों के द्वारा किसी निश्चित घटना, तथ्य अथवा उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर संवेदनशील होना होता है, अर्थात किसी घटना, तथ्य अथवा उद्दीपन को ग्रहण करना है। इसमें बालक 3 स्तरों से गुजरता है। पहला सचेत होता है, ग्रहण करने की इच्छा तथा नियंत्रित एवं चयनित करना। जैसे जब कक्षा में अध्यापक लेक्चर देता है तो उस स्थिति में बालक पहले सचेत होकर लेक्चर को ग्रहण करता है, फिर विभिन्न प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति करता है, तब जाके उसे ग्रहण करने की चेष्टा करता है। दूसरी क्रिया होती है रिस्पॉन्डिंग, यानी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करना। जब बालक किसी विशेष वस्तु, घटना एवं विचार ग्रहण कर लेता है तो उसके प्रति सक्रिय होकर अनुक्रिया करता है, जैसे उत्तर देना, विचार विमर्श करना, लिखना इत्यादि। अर्थात इसमें छात्र विषय या गतिविधि के प्रति भावात्मक रूप से जुड़ जाता है तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। जैसे पढ़ाने के बाद जब शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं तो इस प्रकार के व्यवहारों की अभिव्यक्ति करते हैं। तीसरा है वैल्यूइंग, माने अनुमूल्यन। इसमें बालक किसी वस्तु, घटना अथवा व्यवहार के गुण, श्रेष्ठता अथवा मूल्य के संबंध में स्वयं भाव प्रकट करता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले बालक मूल्यों को स्वीकार करता है, विश्वास प्रकट करता है। अर्थात जब छात्र किसी वस्तु, रुचि अथवा घटना से जोड़ कर लेता है तथा उससे प्राप्त मूल्यों को सीखने की आशा करता है तो इस प्रक्रिया को अनुमूल्यन कहते हैं। जैसे दूरदर्शन या सिनेमा या पुस्तक के उत्तम अभिनय तथा मूल्य को देखकर प्राथमिकता देना तथा उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। चौथा है कंप्रीहेंशन, नहीं कंसेप्चुअलाइजेशन, माने प्रत्ययीकरण। बालक के सामने जब एक से अधिक मूल्य उपस्थित होते हैं तो वे अपनी समझदारी से विचार करते हैं कि कौन से मूल्यों को धारण करें तथा कौन से मूल्यों को त्याग करें, अर्थात कौन से मूल्य हमारे लिए आवश्यक हैं और कौन से मूल्य कम आवश्यक हैं, है ना। और फिर 5वां है ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन। संगठन से तात्पर्य विभिन्न मूल्यों को साथ करना, उनमें विरोधाभास को हल करना, सामंजस्य स्थापित करना और मूल्यों को धारण करने के लिए निश्चय करना है। अर्थात मूल्यों का एक क्रम निश्चित करके अपने व्यवहार में धारण करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ बालक स्वीकृत मूल्यों का विश्लेषण करके उनके मध्य संबंध एवं भिन्नताएं ज्ञात करता है तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करने का एक मूल्य को धारण करने के लिए तत्पर हो जाता है। छठा है कैरेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम, यानी मूल्य पद्धति का चरित्रीकरण। देखिए, इसमें बालक के अंदर एक विशेष प्रकार की मूल्य प्रणाली व्यवस्थित हो जाती है जो उसके व्यवहार को नियंत्रित एवं संचालित करती है। अतः बालक में एक विशिष्ट जीवन शैली, विश्वास, रुचि एवं वृत्तियों का संगठन हो जाता है। अर्थात छात्र विभिन्न मूल्यों, मूल्य समूहों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों का अनुभव करके अपनी जीवन शैली में ढाल लेता है जो हमें परिलक्षित होने लगता है। यहाँ व्यवहार उसकी पहचान बन जाती है। अब चलते हैं हम लोग सीखने के क्रियात्मक पक्ष की अवधारणा की तरफ कि सीखने के क्रियात्मक पक्ष क्या होता है। तो सीखने के इस पक्ष के अंतर्गत बालक के मांसपेशी योग्यताओं एवं कौशलों का विकास किया जाता है। अर्थात इस पक्ष में उन कौशलों में दक्ष होने से होता है जिनका संबंध शरीर के विभिन्न भागों की मांसपेशियों से होता है। शरीर के विभिन्न भागों की मांसपेशियों के परस्पर समन्वय से है, क्योंकि जैसे जैसे यह समन्वय बढ़ता जाता है वैसे वैसे अधिगमकर्ता की क्रियाएं स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से होने लगती हैं और वे उसकी आदत का हिस्सा बन जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इस पक्ष में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो इस कक्ष में 5 क्रियाएं हैं। सबसे पहला है परसेप्शन, यानी प्रत्ययीकरण। यह क्रियात्मक कार्य को करने की प्रथम चरण होता है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं, गुणों या संबंधों की जानकारी प्राप्त करता है। इसमें कार्यों की श्रृंखला शामिल होती है जिसमें वास्तविक अनुभव कहा जाता है। इसमें प्रमुख रूप से पहचानना, वर्णन करना, ढूंढना इत्यादि क्रियाएं होती हैं। जैसे आवाज़ से खराबी का पता लगाना, है ना, आवाज़ से खराबी का पता लगाना। दूसरा है सेट, यानी
व्यवस्था। वह प्रारंभिक समायोजन जिसे विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं एवं अनुभवों के लिए किया जाता है, अर्थात व्यवस्था का अभिप्राय किसी क्रिया को करने की तैयारी से है, जो शारीरिक, मानसिक या भावात्मक हो सकती है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदर्शन करना, दिखाना, अनुक्रिया करना आदि कार्य होते हैं। और जैसे अच्छे ढंग से टाइप करना, कार्य की विधि बताना, नृत्य के पद बताना, सही शारीरिक स्थिति बताना इत्यादि वगैरह। तीसरा है गाइडेड रिस्पॉन्स यानी निर्देशित अनुक्रिया। यह किसी जटिल कौशल को सीखने का प्रथम चरण होता है। इसके अंतर्गत छात्र को किसी कार्य विशेष को करने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा वे उसके अनुसार कार्य करते हैं। इसमें छात्र नकल करके तथा प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा कार्यों को संपादित करते हैं, जैसे प्रदर्शन के अनुसार भौतिक तुला से वजन मापना, प्राथमिक चिकित्सा की पट्टी बांधना, अच्छे ढंग से खाना खाना, गति के साथ सही टंकण करना इत्यादि वगैरह। चौथा आता है मैकेनिज्म यानी कार्यप्रणाली। इसके अंतर्गत छात्रों में किसी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास एवं आत्मकौशल विकसित होता है, जिससे उनको उपयुक्त अनुक्रिया करने में मदद मिलती है। अर्थात कार्यप्रणाली का संबंध क्रिया के प्रदर्शन से है, जिसको आत्मविश्वास एवं दक्षता के साथ किया जा सकता है, जैसे मशीन को उचित ढंग से प्रयोग करना, नृत्य के सरल पद का प्रदर्शन करना, साफ व जल्दी जल्दी लिखना, उपकरणों का व्यवस्थित करना इत्यादि वगैरह। और पांचवा होता है कम्प्लेक्स ओवल्ट रिस्पॉन्स यानी जटिल बाह्य अनुक्रिया। इस स्तर पर छात्र इतनी क्षमताओं को कुशलता प्राप्त कर लेता है कि वह जटिल से जटिल कार्य को कम से कम शक्ति तथा कम से कम समय में पूरा कर सकता है, वो भी शीघ्रता, शुद्धता एवं कुशलता के साथ। वैसे ढंग से नहीं, जैसे किसी उपकरण का संचालन सही ढंग से करना, वाहन चलाने में कौशल प्रदर्शन करना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जल्दी शुद्धता से ठीक करना, वाद्य यंत्र का कौशलपूर्ण प्रदर्शन करना। और छठवां और अंतिम छठा है एडाप्टेशन यानी अनुकूलन। अनुकूलन से प्राय उन विकसित कौशलों से है जिनके द्वारा व्यक्ति संचालन प्रक्रिया को समस्या समाधान की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित कर लेता है। इसमें दो बातें होती हैं, पहली कि संचालन प्रक्रिया को आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित कर ले या फिर आवश्यकताओं को अपने अनुसार। इसमें जल के धारा के अनुसार तैरने की शैली, खेल में सामंजस्य स्थापित करना। सातवां है ऑर्गेनाइजेशन यानी उद्भवता। इस स्तर पर छात्र किसी विशेष समस्या या स्थिति के अनुरूप नवीन संचालन प्रक्रिया का सृजन करने के योग्य हो जाते हैं, अर्थात छात्र विकसित कौशलों के आधार पर नए कौशलों का विकास करने लगते हैं, जैसे संगीत की रचना करना, वेशभूषा, नृत्य का सृजन करना इत्यादि वगैरह। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सीखने के जो तीनों पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उनके अवधारणा के बारे में बताया और उनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं इसके बारे में बताया। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आज आप लोगों को सीखने के तीनों पक्षों के अवधारणा के बारे में स्पष्ट ज्ञान हुआ होगा। धन्यवाद।